सिंहासन से जिंदा होकर बाहर निकलती है और राजा भोज को अयोग्य बताकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती है। राजा भोज उस दिन तो सभा से चले जाते हैं, पर अगले दिन फिर उसने सभा एकत्र की और जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, फिर से एक पुतली जीवित हो उठी। एक और पुतली को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज अपने स्थान पर ही 20वीं पुतली ज्ञानवती ने राजा भोज से बोली, रुक जाइए राजा भोज, आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। क्या आप जानते नहीं कि यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है? अगर आप में भी उनके जैसे अद्वितीय गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा भोज ने पुतली से पूछा कि ऐसे कौन से गुण थे राजा विक्रमादित्य में? 20वीं पुतली ज्ञानवती बोली, राजा भोज, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो आप यह कथा सुनिए। 20वीं पुतली ज्ञानवती ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुन कर विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ता था। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं। मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियां किस जानवर की हैं तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में अपनी रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर पड्ढी पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांवों में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लकधारा खड्डा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकधारे ने अपने पांव दिखाए तो लकधारे के पांवों पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकधारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकधारे के घर हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिवश लकधारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांवों पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं सचमुच ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वे लकतिदा धारे को छोड़दा उज्जैन नगरी को चल पद्धत है। काफी चलने के बाद राजमहल पहुंचे। राजकमल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से एक पुतली सिंहासन से जिंदा हो देती है। राजा भोज उस दिन तो अगले दिन फिर उसने सभा एकत्र की और जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, फिर से एक पुतली जीवित हो उठी। एक और पुतली को सिंहासन से निकलते देख राजा भोज अपने स्थान पर ही रुक गए। 20वीं पुतली ज्ञानवती ने राजा भोज से बोली, रुक जाइए राजा भोज, आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। क्या आप जानते नहीं कि यह सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है? अगर आप में भी उनके जैसे अद्वितीय गुण है तो आप अवश्य इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा भोज ने पुतली से पूछा कि ऐसे कौन से गुण थे राजा विक्रमादित्य में? 20वीं पुतली ज्ञानवती बोली, राजा भोज, अगर आप उनके गुणों से परिचित नहीं है तो आप यह कथा सुनिए। 20वीं पुतली ज्ञानवती ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुन कर विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ता था। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला,
तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं। मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियां किस जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में अपनी रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिषी की नजर जमीन पर पढ़ी पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, ये पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांवों में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे, वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लथा तथा कुल्हाड़ी से एक पेद काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकधारे ने अपने पांव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकधारे के पांवों पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकधारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकधारे के घर हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिवश लकधारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांवों पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं सचमुच ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वे लकतिदा धारे को छोड़दा उज्जैन नगरी को चल पद्धत है। काफी चलने के बाद राजमहल पहुंचे। राजकमल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रम सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उनके पांव भी साधारण मनुष्यों के पांव जैसे थे। उन पर वैसी ही आधी तिरछी रेखाएं थीं। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पांवों में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही, मगर यह सरासर असत्य है। जिसके पांवों पर मैंने ये चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकदहारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तो डॉच मेहनत करता है था हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्तियों सम्राट है जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पांवों में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रता पूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगे। खुरचने पर तलवों की चमत्ती उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिषी को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकदहारे के वेश में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्वता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढंक जाए। आपने तब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उठ गया। यह अच्छी बात नहीं है। ज्योतिषी ने राजा विक्रमादित्य से अपनी गलती की माफी मांगी और आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी चला गया। कहानी सुनाकर 20वीं पुतली ज्ञानवती ने राजा भोज से कहा, हे राजा भोज, महाराज सच्चे ज्ञान के पारखी थे। वे विद्वानों का सम्मान करते थे, परंतु साथ ही उनकी परीक्षा लेकर उनके ज्ञान के साथ विनम्रता का भी मूल्य समझाते थे। उन्होंने स्वयं वेश बदलकर ज्योतिषी के ज्ञान की परीक्षा ली और उसे यह शिक्षा दी कि सच्चा ज्ञान कभी अहंकार नहीं करता तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान पर विश्वास बनाए रखता है। यदि तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही विवेक, ज्ञान का सम्मान, सत्य की परख करने की क्षमता, विद्वानों का आदर करने का गुण और अहंकार रहित विनम्रता है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस करो। ये सुनकर राजा भोज निरुत्तर हो गए और सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं कर सके। राजा भोज को निशब्द देख 20वीं पुतली ज्ञानवती सिंहासन में समा गई। पुतली ज्ञानवती के सिंहासन में समा जाने के बाद राजा भोज ने मन में विचार किया, राजा विक्रमादित्य कितने महान, साहसी और धर्मपरायण थे। उनके अंदर विवेक, ज्ञान का सम्मान, सत्य की परख करने की क्षमता,
विद्वानों का आदर करने का गुण और अहंकार रहित विनम्रता थी। पता नहीं मैं उनके योग्य कब बन पाऊंगा। फिर भी राजा भोज के मन में सिंहासन पर बैठने की इच्छा बनी रही। उन्होंने सोचा कि शायद अगली पुतली उन्हें योग्य मान ले। यही सोचकर वे एक बार फिर धीरे धीरे उस दिव्य सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। तभी सिंहासन की 32 पुतलियां फिर से हंसने लगी और 21वीं पुतली चंद्रज्योति सिंहासन से निकलकर सामने आई। 21वीं चंद्रज्योति की राजा भोज को कहती है, राजा भोज, ठहरो। इस दिव्य सिंहासन पर बैठना इतना सरल नहीं है। क्या तुम में वैसा त्याग, वैसी उदारता और वैसा अतुलनीय दानवीर हृदय है जैसा महाराज विक्रमादित्य में था? यदि तुमने भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ दान किया हो, तभी इस सिंहासन पर बैठने कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ, फिर स्वयं विचार करना कि क्या तुम उनके समान महान हो। इसके बाद पुतली विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करती है। एक बार विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाए, इस पर विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू किया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खाड़ी दीदी अच्छा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर से अलग जाकर कुछ पूछा। बताया तो उनका चेहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य ही महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़ कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बढ़ जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उसमें व्यवधान होगा। राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करें। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री मात्र पुत्री बहुत लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई, पर कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुई। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिलडुल नहीं सकती और मरणासन्न हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं। राजवैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल ख्वांग बूटी से की जा सकती है। दुनिया की अन्य कोई औषधि कारगर नहीं हो सकती। ख्वांग बूटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है जिसे ढूंढ कर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहां यह बूटी मिलती है? राजवैद्य ने बताया कि वह बूटी नील रत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांपम, बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़रिघिए हैं। राजा ने यह सुनकर उससे उस बूटी की पहचान बताने को कहा। राजवैद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल लिए होता है तथा उसकी पत्तियां लाजवंती के पत्तों की तरह स्पर्श से सकुचा जाती हैं। विक्रम यज्ञ की बात भूलकर ख्वांग बूटी की खोज में जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत काली के दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें आनन फानन में नील रत्नगिरी की ओर ले चले। पहाड़ी पर उन्हें उतारकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे। एकाएक उनके कानों में सिंह की दहद्द पद्धि। वे संभल पाते इसके पहले ही सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को तो बचा लिया, मगर सिंह उनकी एक बांह को घायल करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा जब उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्राण ले लिए। उसे मारकर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते पर सैकड़ों विषधर दिखे। विक्रम तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद वे आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक जगह इन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा। वे समझ गए कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। ज्यों ही वे अजगर के पेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया। अंधेरा भी घेर आया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया।
जो ही सुबह हुई वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उसकी खोज में इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया। अधीर होकर उन्होंने कहा, काश चंद्रदेव मदद करते। इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार न जाने कहां गायब हो गया। सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आई जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह सकुचा गई। उन्हें संशय नहीं रहा। उन्होंने ख्वांग बूटी का बद्धा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि दिन जैसा उजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुख आ खड़े हुए। विक्रम ने बद्धी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिला सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि उनके सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें। उन्होंने विक्रम को यज्ञ अच्छी तरह संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम ख्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आए। उन्होंने अमृत की बूंदें टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा ख्वांग बूटी जनहित के लिए रख लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। 21वीं पुतली चंद्रज्योति ने कहानी सुनाकर राजा भोज से पूछा, हे राजन भोज, क्या आपके भीतर भी महाराज विक्रमादित्य जैसी अद्भुत परोपकार की भावना, प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करने का साहस, संकटों का निडर होकर सामना करने का धैर्य तथा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने का महान गुण है? यदि आपको विश्वास है कि आप भी विक्रमादित्य के समान त्यागी, दयालु और धर्मपरायण हैं, तभी इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का प्रयास कीजिए, अन्यथा लौट जाइए। पुतली की बात सुनकर राजा भोज के मुख से एक शब्द नहीं निकला और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भोज को मौन देखकर 21वीं पुतली चंद्रज्योति भी सिंहासन में समा गई और राजा भोज महान राजा विक्रमादित्य के प्रजा के प्रति उनके प्राणोत्सर्ग की भावना के बारे में सोचने लगे कि विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि देवताओं के प्रिय, प्रजावत्सल और अतुलनीय दानी भी थे। फिर भी राजा भोज के मन में एक आशा जागी। उन्होंने सोचा, यद्यपि मैं विक्रमादित्य जितना महान नहीं हूँ, फिर भी मैं धर्म का पालन करता हूँ, प्रजा का हित चाहता हूँ और न्याय करने का पूरा प्रयास करता हूँ। संभव है कि सिंहासन मुझे स्वीकार कर ले। राजा भोज धीरे धीरे सिंहासन की ओर बैठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी सिंहासन से फिर मधुर हंसी गूंज उठी और एक नई पुतली प्रकट हो गई। हे राजा भोज, यदि तुम में भी राजा विक्रमादित्य जैसा साहस, पराक्रम, धर्म पालने का गुण है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हो। इसके बाद 22वीं पुतली अनुरोधवती ने विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कद्र नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह धृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में वादन का स्वर पधा और वह बद्धाया। महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं, मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। उसकी बद्धाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ती। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभालकर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बद्धे कला पारखी है, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं, मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है।
उस युवक ने यह भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरफ बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच नहीं साबित हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक यह बात पहुंची। विक्रम ने तुरंत आदेश किया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहां एक वादक की उंगली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच ही बद्धा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नृत्यकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नृत्यकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर रसास्वादन कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भंवरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नृत्य की नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी क्योंकि भंगिमाएं गड्ढा बद्धा हो जाती। उसने बद्धी चतुरता से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ डाल दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा डरकर उठ ढह गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वह वाह वाह करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बद्धा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भई भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भंवरे को उठाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता? विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब उनकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता, उसको गंभीरता पूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ थी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई मतैक्य नहीं हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बाहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देखरेख में छोड़ डाल दिया गया। उनमें से एक उनका, एक महामंत्री का, एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसे? चारों के जवाबों को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ। सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। 22वीं पुतली अनुरोधवती ने कहानी सुनाकर राजा भोज से पूछा, हे राजा भोज, क्या तुम में भी महाराज विक्रमादित्य जैसी गुणों की परख, सच्चे कलाकारों का सम्मान करने की क्षमता, सत्य और स्पष्टवादिता को स्वीकार करने का साहस तथा बुद्धि और संस्कार के वास्तविक महत्व को समझने की विवेकशीलता है? यदि है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार है।
यदि नहीं तो इस पवित्र सिंहासन पर बैठने का प्रयास मत करो। 22वीं पुतली अनुरोधवती की बात सुनकर राजा भोज निशब्द हो गए। राजा भोज को निरुत्तर देख 22वीं पुतली अनुरोधवती सिंहासन में समा जाती है। राजा भोज ने पुतली के द्वारा भी सिंहासन पर न बैठे दिए जाने पर वे उदास होकर महल लौट गए। फिर उन्होंने दरबार में यह घोषणा करवाई, आज का दिन समाप्त हुआ, सभा स्थगित की जाती है। इसके बाद वे अपने राजमहल चले गए और पूरी रात यही सोचते रहे कि कब वे विक्रमादित्य जैसे गुण प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने होगा और आप लोगों को यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।